Assalamu alaikum. So today we are going to resume our study of biochemistry. We are going to discuss our post midterm topics, which are carbohydrates, lipids, and vitamins. So first of all, we are going to talk about carbohydrates. Carbohydrates, you are well aware that carbohydrates are a very important class of biomolecules. आपकी बॉडी में जो सबसे मेन एनर्जी के सप्लायर्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ये तो उनका बायोलॉजिकल फंक्शन हो गया। वी आर मोर इंटरेस्टेड इन देयर बायोकेमिस्ट्री। सो अगर हम बायोकेमिस्ट्री के हवाले से देखें तो सबसे पहली चीज़ जो हमें कार्बोहाइड्रेट के बारे में पता होनी चाहिए कि केमिकली उनकी नेचर क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स किस तरह के केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। अच्छा, केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट का ये जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं, इट इज़ इन फ्रॉम द बुक चैटर्जी विच आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विद यू। इसमें इस बुक की सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है वो ये है कि इसमें इन्होंने एक बहुत अच्छे लर्निंग आउटकम्स आपको चैप्टर के स्टार्ट में दिए हुए होते हैं विच हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। एंड व्हेन यू हैव फिनिश्ड दैट चैप्टर तो आपको वो सब चीज़ों के अगर रिस्पॉन्स अगर आपको आते हैं, इट मीन्स दैट यू हैव कवर्ड द चैप्टर इन अ वेरी गुड मैनर। ओके, सो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो कि हम इसके अंदर कवर करेंगे, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, देयर जनरल प्रॉपर्टीज एंड बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस। सबसे पहली बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस कार्बोहाइड्रेट की जो हमने बात की कि वो एनर्जी सप्लायर्स होते हैं, बट कार्बोहाइड्रेट्स हैव मल्टीपल फंक्शंस बियॉन्ड बीइंग द सप्लायर्स ऑफ एनर्जी। सो सबसे पहली चीज़ हम बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन के बारे में। सो let's have a look on the definition of carbohydrate. Carbohydrate are defined chemically as aldehyde or ketone derivatives of the higher polyhydric alcohols or compounds which yield these derivatives on hydrolysis. अच्छा, सबसे पहली चीज़ कार्बोहाइड्रेट के अंदर हमारे पास जो जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है हम उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहली चीज़ कार्बोहाइड्रेट को जो डिफाइन करती है कि दे आर पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स का क्या मतलब है कि ये अल्कोहल ग्रुप वो होता है जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल मीन दैट दे हैव मोर देन वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल होने के अलावा कार्बोहाइड्रेट के अंदर किसी एक कार्बन पर एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन होती है। ठीक है, उसके अलावा हम कार्बोहाइड्रेट में ऐसे मॉलिक्यूल्स को भी शामिल करते हैं जो कि हाइड्रोलिसिस पर इस तरह के कंपाउंड्स प्रोड्यूस करें। फॉर एग्जांपल जब हम आगे पॉलीसेक्राइड्स डिस्कस करेंगे देन यू विल सी कि ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं जो इटसेल्फ आपको कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में शायद आप उसको क्लासिफाई ना करें, बट व्हेन यू हाइड्रोलाइज दोज कंपाउंड तो उससे जो आपको प्रोडक्ट्स हासिल हो रही हैं दे आर polyhydric alcohols with containing aldehyde or ketone group, so you can classify those compounds as carbohydrates. ठीक है, so chemically इसकी डेफिनेशन आपके पास कार्बोहाइड्रेट की क्या आ गई। सिंपल अगर आप इसको देखें, दीज आर जस्ट हाइड्रेटेड कार्बन्स। ठीक है, अगर आप इसको कार्बोहाइड्रेट्स को देखें डिटेल में देन यू नो कि इसके अंदर दो तरह के फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं। एक तो हो गया आपके पास पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल या हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और साथ में एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप, इन दोनों में से कोई एक ग्रुप प्रेजेंट होगा इसके अंदर। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे कि कब इसमें एल्डिहाइड और कब इसमें कीटोन ग्रुप होता है। सो this is about the definition of carbohydrates. Next we are going to talk about the classification of carbohydrates. सबसे पहली चीज़ जो कि कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं, इट इज़ बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स इन द स्ट्रक्चर। शुगर यूनिट्स का मतलब क्या है कि वो सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड। हाइड्रोलाइज मीन्स कि आप उसको ब्रेक डाउन करके उसके अंदर वाटर का मॉलिक्यूल ऐड नहीं कर सकते। So if the simplest molecule which cannot be further hydrolyzed is obtained, then that simplest molecule is called a सिंगल शुगर यूनिट। और अगर किसी कार्बोहाइड्रेट में सिर्फ एक ही शुगर यूनिट प्रेजेंट है विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज, जिसको आप मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, देन दैट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट विल बी टर्म्ड एज मोनोसेक्राइड्स। इसी तरह से अगर आपके पास मोर देन वन, अगर दो मोनोसेक्राइड्स आपस में मर्ज होते हैं रिलीजिंग अ वाटर मॉलिक्यूल,
तो ऐसे कंपाउंड्स को आप कहेंगे डाइसैकेराइड्स बिकॉज दे हैव टू शुगर यूनिट्स. सैकेराइड इज द वर्ड दैट वी यूज फॉर शुगर यूनिट्स. अच्छा, ओलिगोसैकेराइड किस तरह के कंपाउंड्स हैं? ओलिगोसैकेराइड्स आर दोज कंपाउंड्स which yield 3 to 10 sugar units on hydrolysis, and polysaccharides are those compounds which yield more than 10 units on hydrolysis. Sometimes we merge oligosaccharides and polysaccharide into one group, and we study about them in एज अ ग्रुप. ठीक है. अच्छा, अब हम देखते हैं कि मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड हमारी बॉडी के लिए किस तरह से हम उसको रिलेट करते हैं. ठीक है. अच्छा, क्लासिफिकेशन अगर आप देखें यहाँ पे, मोनोसेक्राइड्स आर आल्सो कॉल्ड सिंपल शुगर विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. दे हैव अ जनरल फार्मूला विच इज CnH2nOn. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ कार्बन्स हैं उतने ही आपके पास वाटर के मॉलिक्यूल्स इसके अंदर ऐड होंगे. फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव 6 carbon atoms in a monosaccharide, then you will have 6 water molecules in the structure. 6 water molecules का मतलब क्या होगा? एक water molecule के अंदर 2 हाइड्रोजन होते हैं, so there will be 12 हाइड्रोजन here and 6 oxygen atoms here. ठीक है. अच्छा, अब मोनोसेक्राइड को आप फर्दर भी डिवाइड कर सकते हैं depending upon the number of carbon atoms और depending upon their functional group. ठीक है. functional group, कौन से functional group की हम बात कर रहे हैं? We have already discussed that polyhydric alcohol is a constant functional group in all carbohydrates. उसके अलावा एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में से कोई एक ग्रुप प्रेजेंट होगा. इफ एल्डिहाइड इज प्रेजेंट, then those sugars are termed as aldose sugars, and if ketone group is present, then those sugar are called as ketoses. ठीक है. या और कीटो शुगर यू कैन कॉल दैम. उसके अलावा डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम, अच्छा इसको आपने मिक्स नहीं करना. इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था दैट वाज द नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स, के ऐसा कंपाउंड आपके पास आ जाए जिसको आप फर्दर हाइड्रोलाइज ना कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर मोर देन वन कार्बन एटम्स प्रेजेंट हो सकते हैं और मोर देन वन कार्बन एटम्स की उसके अंदर चेन हो सकती है. सो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स you can further classify monosaccharides as trioses, tetroses, pentoses and hexoses. ठीक है. Trioses will contain 3 carbon atoms, tetroses will contain 4 carbon atoms, pentoses will contain 5 carbon atoms, hexoses will have 6 carbon atoms and so on. अच्छा, इसमें आपके पास एक बहुत अच्छी सी यहाँ पे उन्होंने टेबल की शेप में आपको दिया हुआ है where you have example of each type of monosaccharide and their example from aldo group and keto group. Okay, so you have to remember कि कौन सी आपके पास एल्डोस शुगर है, कौन सी. फॉर एग्जांपल आई कैन आस्क यू कि ग्लिसरल एल्डिहाइड जो है वो किस तरह का कार्बोहाइड्रेट है. सो यू शुड नो कि इट्स अ ट्रायोस एंड इट इज अ एल्डो शुगर. ठीक है. या मैं आपसे ये पूछ सकती हूँ कि रेबुलोज जो है वो किस तरह का कार्बोहाइड्रेट है, देन यू शुड नो दैट इट्स अ पेंटोस शुगर एंड इट इज अ कीटो शुगर एज वेल. ठीक है. अच्छा, next we have disaccharides. Disaccharides are those sugar molecules which yield two molecules of the same or different molecules of monosaccharide on hydrolysis. Means कि आप disaccharide में जब water का molecule introduce करवाएंगे तो it is going to break down into two molecules which are monosaccharide. Each of them is a monosaccharide. अब ये monosaccharide same type के भी हो सकते हैं और different type के भी हो सकते हैं. Here are some examples. Maltose yield 2 molecules of glucose on hydrolysis. Lactose yields 1 molecule of glucose and 1 molecule of galactose on hydrolysis. Sucrose एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज आपके पास आता है. Lactulose will is a keto disaccharide and it has fructose and galactose. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट वी हैव ओलिगोसैकेराइड्स. ओलिगोसैकेराइड्स क्या है? हमने पहले भी डिस्कस किया था कि 3 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स इससे आपको मिलते हैं हाइड्रोलिसिस पे, और इसकी एग्जांपल है माल्टोट्रायोस. और पॉलीसैकेराइड जिनको हम ग्लाइकेंस भी कहते हैं, दीज आर शुगर्स विच यील्ड मोर देन 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड ऑन हाइड्रोलिसिस. अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि पॉलीसैकेराइड्स जो हैं वो, इसका यहाँ पे जनरल फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, बट
ज़रूरी नहीं है कि ये जो जनरल फार्मूला है ये इसके लिए सेम हो। समटाइम पॉलीसेक्राइड्स हैव मल्टीपल सब्स्टिट्यूशंस जिसकी वजह से इसका जनरल फार्मूला रिटेन नहीं करता। सो मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड तक तो जनरल फार्मूला ठीक है, लेकिन इन केस ऑफ पॉलीसेक्राइड्स जनरल फार्मूला हमारे लिए इतना यूजफुल नहीं होता। ठीक है। अच्छा, further classification of polysaccharide is they are further divided into two groups, homopolysaccharides और homoglycans। नाम से ही आपको जाहिर है कि homo means same, so this polymer will produce same monosaccharide units। example है starch, glycogen, inulin, cellulose, dextrans and dextran। इसको जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे then you will see कि ये सब कौन कौन से monosaccharide प्रोड्यूस करते हैं। and heteropolysaccharides or heteroglycans are those polymers which yield different monosaccharide units or their derivative on hydrolysis। ठीक है। इसकी एग्जांपल है म्यूकोपॉलीसेक्राइड, ग्लाइकोस अमाइनोग्लाइकेंस। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ग्लाइकोस मीन्स इसमें कोई शुगर यूनिट होगा, अमाइनो कुछ प्रोटीन से भी रिलेटेड कोई चीज़ इसमें होनी चाहिए, ग्लाइकन इट्स अ होम पॉलीसेक्राइड। सो इसके अंदर मल्टीपल तरह की चीज़ें हो सकती हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी सब्स्टिट्यूशन होती हैं, बहुत सारे डेरिवेटिव्स होते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे जब हम इंडिविजुअली इस ग्रुप को स्टडी करेंगे। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू मूव ऑन बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सबसे पहला इसका बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस है दैट इट इज़ अ चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी। वी ऑल आर फेमिलियर विद दैट यूज। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कंपाउंड लिपिड एंड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। प्रोटीन आप डिटेल में पढ़ चुके हैं, यू नो दैट कि आपके पास प्रोटीन जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट के साथ भी डेरिवेटिव्स उसके मौजूद होते हैं, जस्ट लाइक दैट लिपिड्स के साथ भी कार्बोहाइड्रेट्स के डेरिवेटिव्स होते हैं। डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स एक्ट एज प्रोमोटर्स और कैटलिस्ट। ये जब हम नेक्स्ट सेमेस्टर में इंशाल्लाह ताला साइकिल्स पढ़ेंगे, डिफरेंट मेटाबॉलिक साइकिल्स, दैन यू विल नो कि कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ कहाँ मेटाबॉलिक प्रोसेस में रोल अपना प्ले करते हैं। Certain carbohydrate derivatives are used as drugs like cardiac glycoside and or antibiotics. Lactose, principal sugar of milk in lactating mammary glands. Degradation products utilized for synthesis of other substances such as fatty acids, cholesterol, amino acid, etc. सो कार्बोहाइड्रेट की जो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म होती है और उससे जो प्रोडक्ट्स बनती हैं, दोज प्रोडक्ट्स टेक पार्ट इन अदर मेटाबॉलिक साइकिल्स और वो उनको सपोर्ट करती हैं। ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स विच फॉर्म द ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ मेसेनकाइमल टिश्यूज। बॉडी के स्ट्रक्चर में भी कार्बोहाइड्रेट का रोल होता है। इनहेरिटेड डेफिशिएंसी ऑफ सर्टेन एंजाइम्स in metabolic pathways of different carbohydrates can cause diseases, for example galactosemia, कि उसके अंदर गैलेक्टोज जो है उसकी कंसनट्रेशन ब्लड में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज, अगेन इट्स अ डिजीज विच इज़ रिलेटेड टू कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। लैक्टोज इंटॉलरेंस, कि मिल्क जो है वो बहुत सारे लोग डाइजेस्ट नहीं कर सकते, उनकी बॉडी को उससे रिएक्शन हो जाता है। Derangement of glucose metabolism is seen in diabetes mellitus. You know that very well. बहुत common disease है diabetes mellitus जिसमें ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है which completely change the metabolism of body और उसकी वजह से बॉडी बहुत ज़्यादा नेगेटिवली अफेक्ट होती है। ठीक है। So up till now we have talked about the definition of carbohydrates, their classification and their biomedical importance. Next, we are going to focus more on glucose, which is a very important type of carbohydrate. और ग्लूकोज की केमिस्ट्री के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे और ग्लूकोज की केमिस्ट्री से ही हम रिलेट करके दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स की केमिस्ट्री को भी डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहली चीज़ जो ग्लूकोज की केमिस्ट्री के हवाले से कुछ टर्म्स हैं उनको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एसिमेट्रिक कार्बन क्या होता है। यू नो दैट कार्बन की वैलेंसी है 4। कार्बन उन 4 वैलेंसीज पे चारों हाइड्रोजन भी अटैच हो सकते हैं और वो किसी दूसरे एटम के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। ठीक है। सो एसिमेट्रिक कार्बन हम एक ऐसे कार्बन को कहते हैं जिसमें चारों वैलेंसीज डिफरेंट तरह के एटम से सब्स्टिट्यूट हुई हुई हो। मीन्स कि if we say that CH4 does not have a asymmetric carbon। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ, like this. Here
ये एक एग्जांपल है एसिमेट्रिक कार्बन की। एक इसके वैलेंसी जो है वो एल्डिहाइड ग्रुप से सेटिस्फाई हुई हुई है। वन ऑफ दिस हैज अल्कोहल, एक पे हाइड्रोजन है और एक पे अल्काइल चेन है। सो दिस टाइप ऑफ कार्बन इज कॉल्ड एज asymmetric carbon। ठीक है, why asymmetric carbon is important, अभी हम इसको मजीद डिस्कस करते हैं। Now the next is Van't Hoff rule of N। Now what is Van't Hoff's rule of N? The ग्लूकोज जो है उसमें मल्टीपल तरह की आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसको हम इस बुक से हम मैं आपको चाहूँगी कि आप इसको देखें। दिस इज हार्पर्स और इसका चैप्टर 14 हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज कैन बी रिप्रेजेंटेड इन थ्री वेज। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। पहले हम आइसोमेरिज्म की बात कर लें। आइसोमेरिज्म जो है वो यू नो दैट आइसोमेरिज्म मीन के स्ट्रक्चरल फार्मूला आपका डिफरेंट होगा और मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका सेम रहेगा। ठीक है, अच्छा, ग्लूकोज के अंदर जो सबसे पहला स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है वो क्या है कि ग्लूकोज के अंदर कितने एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स हैं? इट हैज़ 4 एसिमेट्रिक कार्बन एटम प्रेजेंट। ठीक है, और according to Van't Hoff rule of N, it can form 16 isomer। Van't Hoff rule of N क्या कहता है कि जितने भी asymmetric कार्बन होंगे उतने ही according to 2 raised to power n, and n is the number of asymmetric carbon atoms। ठीक है, so according to that glucose is able to form अराउंड 16 आइसोमर्स। ठीक है, और वो आइसोमर्स किस किस तरह के होते हैं आप अभी हम वन बाय वन उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ है दैट डी एंड एल आइसोमेरिज्म। नाउ व्हाट इज डी एंड एल आइसोमेरिज्म? The designation of a sugar isomer as the D form or of its mirror image as the L form is determined by its spatial relationship to the parent compound of the carbohydrate, the three carbon sugar glycerose. The L and D forms of this sugar of glucose are shown in figure 14.2। ठीक है, हम figure 14.2 को देखते हैं। बेसिकली होता क्या है, लेट मी टेल यू इन सिंपल वर्ड्स कि डी और एल जो आपकी आइसोमेरिज्म होती है दैट बेसिकली डिपेंड्स ऑन the orientation of hydroxyl group on carbon which is attached to the terminal carbon. Now which one is terminal carbon and which one is the कार्बन विच डिसाइड्स द ओरिएंटेशन ऑफ डी एंड एल आइसोमर, हम इसको स्ट्रक्चर के हवाले से देखते हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ग्लूकोज है 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 कार्बन एटम्स हैं। ठीक है, पॉलीहाइड्रिक है, एक अल्कोहल ग्रुप यहाँ अटैच्ड है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। ठीक है, टोटल 5 अल्कोहल ग्रुप्स इसमें अटैच्ड हैं, एक इसमें एल्डिहाइड ग्रुप अटैच्ड है। राइट, ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लुक एट कि इसमें एसिमेट्रिक कार्बन कितने। अगर हम इस फर्स्ट कार्बन को देखें, दिस फर्स्ट कार्बन इज अटैच्ड टू हाइड्रोजन, कार्बन एंड two of the valencies are satisfied by oxygen, so this one is not asymmetric। ठीक है, इसी तरह से जो लास्ट इसका कार्बन है इट इज अटैच्ड टू टू हाइड्रोजन एटम्स, यानी कि दो वैलेंसीज इसकी हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर रहा है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एक से दूसरा कार्बन अटैच है। सो इट अगेन इट्स दिस इज नॉट अ again this is not an asymmetric carbon। ठीक है, so carbon number 1 and carbon number 6 are not asymmetric carbon atoms। बाकी 2 3 4 and 5 are asymmetric। किस तरह से, यहाँ पे आप देखें C यहाँ पे भी कार्बन से अटैच्ड है और यहाँ पे भी कार्बन से अटैच्ड है, बट बोथ ऑफ दीज कार्बन हैव डिफरेंट एनवायरनमेंट। आपको पता है कि कार्बन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन होती है विच डिपेंड्स अपॉन द बॉन्डिंग ऑफ कार्बन एटम्स। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है और यहाँ पे आपके पास 3 कार्बन चेन है। ठीक है, सो अगेन दिस विल बी कंसिडर्ड एज डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम्स। ठीक है, सो एक आपके पास यहाँ पे कार्बोनाइल कार्बन से अटैच्ड है, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अटैच्ड है, यहाँ पे हाइड्रोजन से, और यहाँ पे अल्काइल चेन से अटैच्ड है विच मेक इट अ एसिमेट्रिक कार्बन। ठीक है, जस्ट लाइक दैट यहाँ पे 2 कार्बन चेन है, यहाँ पे 3 कार्बन चेन है, सो अगेन दिस वन इज अ एसिमेट्रिक कार्बन एटम। यहाँ पे भी यही सिचुएशन है, ऊपर इसके 3 कार्बन चेन है, नीचे इसके 2 कार्बन चेन है, सो carbon number 4 is also an a asymmetric carbon atom, just like that carbon number 5 is also a asymmetric carbon atom। ठीक है, so यहाँ पे आपने ये देखा
कि इसके अंदर 4 asymmetric carbon atoms हैं, which tells us that it is going to have 16 isomers. Okay. अच्छा, अब यहाँ पे आप ये देखें कि ये जो लास्ट कार्बन है, दिस इज द टर्मिनल कार्बन. ठीक है. जो टर्मिनल कार्बन है, इस पे इससे पहले वाला जो कार्बन एटम होगा, इस पे अगर राइट साइड पे अल्कोहल ग्रुप अटैच है, दैट इज गोइंग टू टर्म एज डी ग्लूकोज. और अगर अल्कोहल ग्रुप लेफ्ट साइड पे अटैच है, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज L glucose. Why D and L? This basically depends on a Latin system which is called the DL system, Dexter and Lewis. Dexter means right and Lewis means left. ये लैटिन में पहले, क्योंकि ग्रीक और लैटिन जो है वो सबसे ज़्यादा उन्होंने वर्किंग की है और केमिस्ट्री को डेवलप करने में, तो हमारे पास बहुत सारी टर्म्स हैं जो उन्हीं की क्लासिफिकेशन के ऊपर बेस करती हैं. ठीक है. सो डी एंड एल ग्लूकोज किस तरह से डिटरमाइन होंगे? टर्मिनल कार्बन एटम से पहले जो कार्बन होगा उस पे आप देखेंगे कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड पर है या वो लेफ्ट साइड पर है. ठीक है. सो इफ इट इज ऑन राइट साइड देन इट इज अ डी शुगर, और अगर वो लेफ्ट साइड पर है इट इज गोइंग टू बी अ एल शुगर. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट वी हैव, हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि एक इसके अंदर डी एंड एल आइसोमेरिज्म होती है, और डी और एल आइसोमेरिज्म आप किस तरह से डिटरमाइन करते हैं आपने ये भी देख लिया. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट वी हैव विच टाइप ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. ठीक है. ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर देते हैं डी एंड एल से, क्योंकि हम उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी के नाम से जानते हैं. ठीक है. डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी में जो डेक्स्टर और लीवस का वर्ड है वो उन्हीं लैटिन वर्ड से ड्राइव्ड है जिसमें डी और एल आइसोमेरिज्म है, बट इट इज टोटली डिफरेंट. डी एंड एल आइसोमेरिज्म में हमने बात की है कि टर्मिनल कार्बन से पहले वाला जो कार्बन है उस पर हम देखेंगे कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ पर है. In case of optical isomerism, we are going to dissolve the carbohydrate in the form of a solution, और हम उसमें से लाइट को पास करवाते हैं. देन वी सी कि लाइट जो है वो राइट साइड पे डिफ्लेक्ट हो रही है या वो लेफ्ट साइड पे डिफ्लेक्ट हो रही है. So if it is going, light is deflecting to the right side, then this type of uh, carbon atom is this type of carbohydrate is called as dextrorotatory. और अगर लाइट जो है वो लेफ्ट साइड पे जा रही है तो दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज लीवोरोटेटरी. ठीक है. रोटेटरी से आप याद रखें कि जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो रोटेटरी, it means it is going to rotate something, and what is that something? It is the light that is being passed from the sugar solution. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट यू हैव पायरेनोस एंड फ्यूरानोस स्ट्रक्चर्स. पायरेनोस और फ्यूरानोस स्ट्रक्चर हम मजीद डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी आगे, बट सिंपली स्पीकिंग, पायरेनोस जो है वो 6 मेंबर्ड रिंग होता है और फ्यूरानोस आपके पास 5 मेंबर्ड रिंग होता है. अभी मैं आपको जब स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ ग्लूकोज एक्सप्लेन करूंगी कि किस किस तरह से प्रोजेक्शन उसकी हो सकती है उसके स्ट्रक्चर की, ग्लूकोज की, देन वी आर गोइंग टू टॉक इन डिटेल अबाउट द पायरेनोस एंड फ्यूरानोस रिंग. ठीक है. Another thing that you have is alpha and beta anomers. अच्छा, अल्फा बीटा एनोमर्स, इसको भी अगेन मैं आपको इसको अभी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे. जब मैं आपको अभी इसकी प्रोजेक्शंस के बारे में बताऊंगी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की, देन यू आर गोइंग टू स्टार्ट अंडरस्टैंड इट इन मोर डिटेल कि अल्फा और बीटा एनोमर्स एक्चुअली होते क्या हैं. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट वी हैव द एपिमेरिक कार्ब. ठीक है. एपिमर्स. एपिमर्स क्या होते हैं? एपिमर्स ऐसे आइसोमर्स होते हैं जो कि वैसे बिल्कुल सेम होते हैं, बट उनकी सिर्फ एक कार्बन एटम की ओरिएंटेशन जो है वो डिफरेंट होती है. ठीक है. सो आइसोमर्स डिफरिंग एज अ रिजल्ट ऑफ वेरिएशन इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड हाइड्रोजन on carbon 2, 3 and 4 of glucose are known as epimers. The most important epimers of glucose are mannose, which is epimerized as carbon number 2, galactose which is epimerized at carbon number 4. ठीक है. यानी कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज और मैनोज, ग्लूकोज और मैनोज को हम C2 एपिमर्स भी कहते हैं और गैलेक्टोज और ग्लूकोज को हम C4 एपिमर्स भी कहते हैं. व्हाट डज इट मीन C2 एपिमर एंड C4 एपिमर? कि ग्लूकोज के अंदर आपने देखा था इससे पहले भी, लेट अस लुक हियर. यहाँ पे आप देखें कि ग्लूकोज में क्या हो रहा है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो यहाँ पे दो कार्बन कार्बन नंबर 2, 3 एंड 4. ठीक है. 2, 3 एंड 4 में आपने देखा कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो 2 में नीचे है और 4 में भी नीचे है.
In case of mannose, because it is a C, uh, okay, mannose is a C2 epimer. So what is happening in case of mannose कि C2 पे आप यहाँ पे देखें, हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे ग्लूकोज में नीचे है, मैनोज में यहाँ पे ऊपर है, बाकी इसकी ओरिएंटेशन बिल्कुल सेम है. इन केस ऑफ गैलिक्टोज, C4 में हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो नीचे की तरफ है और गैलिक्टोज में वो ऊपर की तरफ है. जस्ट माइनर सी आपकी डिफ्रेंसिएशन है, दैट इज ऑन जस्ट वन कार्बन एटम. अगर सिर्फ एक कार्बन एटम के ऊपर सब्स्टिट्यूशन होगी, सॉरी अगर चेंज इन पोजीशन होगी, देन दोज टाइप ऑफ आइसोमर्स आर कॉल्ड एज एपीमर्स. अच्छा, जब हम इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे, आई एम गोइंग टू आस्क यू व्हाई ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर नॉट एपिमर्स. तो आपने मुझे इसका आंसर करना है, ठीक है. लुक इनटू दिस के व्हाई ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर नॉट एपिमर्स. सो हम इसको डिस्कस करेंगे. जो चीज़ें मैंने आपको अभी बताई हैं, आई सजेस्ट कि आप हार्पर का चैप्टर 14 और चैटर्जी का चैप्टर नंबर 3 जो है वो गो थ्रू करें अच्छे तरीके से. एंड नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस some more chemistry of glucose in the next class. ठीक है. Up till now we have covered definition, classification and some of the chemistry of glucose and general biomedical importance of carbohydrates. ठीक है. नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला हम ग्लूकोज की केमिस्ट्री को कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू क्लास.